ठीक है। तो पिछले सैटरडे हमारा यूनिट 8 लेसन 1 और 2 हमने पढ़ा था संडे वाले दिन, जो 40 मिनट की हमने जी क्लास ली सर। थी। तो उसका ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या था इसमें। हमने वापस से टीयर्स पढ़े थे कि किस तरह का वेब रिपोजिटरी दिखता है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे 1 और 2 जी को, सर। उसके बाद 3 पे चलेंगे। फिर ये मतलब चीज़ें ढूंढने का हमने बताया था कि सैप में जब सर्च करना होगा तो किस तरह सर्च करेंगे। फिर हमने टूल्स पढ़े थे, वर्कबेंच के टूल्स। इसमें हमारा जो मेन काम था एडिटर का था, जिसमें हमने मेन पढ़ा था कि एडिटर का काम है। ठीक है अब्दुल अजीज़, वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो वेब एडिटर का काम था सोर्स कोड को एडिट करना। इसमें जो सबसे मेन काम थी ये थी, क्योंकि इसका एक सवाल भी आया था। बाकी इसी तरह बाकियों के भी यही काम थे, आप लोग रिव्यू कर लेना। फिर स्क्रीन चलाने का तरीका हमने पढ़ा था हल्का फुल्का। तो यूनिट 1 में बस मेन यही था कि टूल्स हमने पढ़े थे। 2 में अब हमने ऑर्गेनाइजिंग अ वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक दो चीज़ें ही पढ़ी थी, जो बस मेन थी पूरे इसमें। तो इसमें यह था कि जब भी हम कोई डेवलपमेंट वेब क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ एक बंदे को ही असाइन होगी। मतलब जो बंदा काम करेगा सारा डेटा उसी के पास होगा जब वो अपना पासवर्ड डेटा लगाएगा। इसी तरह हमने जो सबसे मेन चीज़ थी वो पैकेज टाइप पड़ी थी। इसमें डेवलपमेंट पैकेजेस में एक लिखा हुआ है, इसी तरह ये 3 पैकेजेस होते हैं, बाकी सब कांस्टेंट ही होते हैं। ज़्यादातर वही चीज़ सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो जो सबसे मेन है वो है पैकेज टाइप। तो पैकेज टाइप में अपने 3 पढ़े थे, डेवलपमेंट पैकेज, मेन पैकेज और स्ट्रक्चर पैकेज। बस सेकंड में भी ये था। तो आज हम यूनिट 8 का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, डेवलपिंग अ वेब प्रोग्राम्स। क्या वेब प्रोग्राम्स को डेवलप करने का तरीका किस तरह का होता है। अब सबसे पहले क्रिएशन ऑफ अ वेब प्रोग्राम से पिछले हमने पढ़ा कि ये जो प्रोवाइडेड है नंबर, ये खुद ही सिस्टम दे देगा हमें जब हम काम कर रहे होंगे। तो मेन अब इसमें बता रहे हैं कि अब वेब प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके फीचर्स क्या हैं। तो वो सबसे पहले ये है कि वो टाइप्ड होती है, मतलब लिखी हुई होती है, हमें लिख सकते हैं उसको। फिर है कि मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन है, कि एक लैंग्वेज से ज़्यादा भी हम उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन है ये। तीसरी है इट इनेबल्स एसक्यूएल एक्सेस, तो मतलब इसके अंदर पूरा फ्रीली एसक्यूएल एक्सेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 इसके मेन पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो हम शुरू से इसका पढ़ते आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये भी हमने साथ पढ़ा। जावा के साथ साथ अबैप भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और तीसरा है अपवर्ड कंपैटिबल, मतलब अपवर्ड के साथ ये कंपैटिबल है। तो जो मेन है इसके, इन तीनों से हट के, ये तीनों तो चलें कांस्टेंट होती हैं चीज़ें। तो ये टाइप्ड है, मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन है और एसक्यूएल का फुल एक्सेस इनेबल करती है ये। तो मेन इसके पॉइंट्स ये हैं। तो ये अब अपवर्ड से कंपेटेबल, इससे क्या सर मुराद होती है? अपवर्ड सर एप्लीकेशन है, जैसे जावा होती है इसी तरह एक अपवर्ड एप्लीकेशन है, तो ये उससे कंपैटिबल होती है, ये चीज़ है, ठीक है सर। एप्लीकेशन का नाम है। सही। जैसे जावा हो गई, इसी तरह अपवर्ड भी है। अब वेब ऑब्जेक्ट्स के हवाले से जो लाइन है, अ वेब ऑब्जेक्ट्स इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस फॉर ऑफ द वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वेब के, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जैसे वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसी तरह उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो उसके वेब के अंदर चीज़ें आती हैं, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। अब हम सिंटेक्स की तरफ आ रहे हैं, जो कोडिंग की आहिस्ता आहिस्ता, तो हम कोडिंग को भी हल्का हल्का पढ़ते रहेंगे कि इसका क्या क्या मतलब होता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो पॉइंट की है, कि पॉइंट से हम वो पीरियड को ख़त्म कर देंगे। मतलब हमने जो भी टाइपिंग की, अगर हम एंड में पीरियड लगा देंगे तो उससे पूरी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे इसमें जी डब्ल्यू है, तो जी डब्ल्यू का मतलब होगा ग्लोबल वेरिएबल। ज़्यादातर इसमें जो होंगे उनके मीनिंग्स तो फुल होंगे, लेकिन कुछ के मीनिंग्स नहीं होंगे, वो सिर्फ हम पी ए जैसे हम पढ़ेंगे। लेकिन जी डब्ल्यू है तो इसका फुल फॉर्म होगा। तो अब एग्जांपल दी हुई हैं, जो एक्स है वो कीवर्ड्स कहलाएंगे, और डब्ल्यू जो वाई हैं वो एडिशनल ऑपरेंड्स। तो ये भी कीवर्ड्स ही हैं। तो अब इनका मतलब ये है कि स्मॉल और कैपिटल ये दोनों इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इधर दोनों कैपिटल में हैं, तो इसकी जो कोडिंग है वो कैपिटल लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं और स्मॉल लफ्ज़ भी एक ही स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये है ओवरव्यू। अब जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे पी ए, फिर स्पेस दी हुई है, नंबर, टाइप और आई, ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये आगे आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। अब इसमें है पैरामीटर्स, इसी तरह डेटा मूव करना, ऐड करना, लिखना।
योर इनपुट, मतलब जो लिखेंगे, फिर न्यू लाइन के लिए हमने डॉट लगा दिया, फिर वापस से राइट तो एंड में रिजल्ट आएगा। तो अब इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि ये एक एक लाइन में जो जो चीज़ें डली हुई हैं इनका मतलब क्या होता है। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं अबैव सिंटेक्स के, जो हमने ऊपर अभी पढ़े। द फर्स्ट वर्ड इन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अबैव कीवर्ड, मतलब जो पहला वर्ड स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा, जैसे ये GW पहला लफ्ज़ है तो ये अबैव का कीवर्ड कहलाता है। अब हर स्टेटमेंट आखिरी में पीरियड लगाना लाजमी है, हर स्टेटमेंट के एंड में डॉट मतलब पीरियड लगेगा लाजमी। स्पेस मस्ट ऑलवेज सेपरेट टू वर्ड्स, जब भी हम स्पेस दबाएंगे तो वो दो लफ्ज़ों के बीच में गैप होगा, इसमें ये कहा हुआ है। और स्टेटमेंट कैन बी इंडेंटेड, तो उसमें मतलब सीधी सीधी कोई गलती नहीं होगी, सेट है। और आखिरी में है द वेब रन टाइम सिस्टम डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अपर एंड लोअर केस इन कीवर्ड्स एडिशंस एंड ऑपरेंड्स। तो अपर एंड लोअर क्लास का मतलब ये कि अपर से हो गया कैपिटल ABCD और लोअर केस से हो गया स्मॉल ABCD। इसी के साथ साथ जो लोअर और अपर केस होंगे उसमें ये भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है, जैसे जी की साइन नीचे आ रही है तो ये लोअर केस कहलाता है, और वी अपर केस है कि ये लाइन के ऊपर ही है, तो अपर केस और लोअर के साथ साथ ये भी कहलाते हैं। तो इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होती, एक ही लाइन के अंदर हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, अपर केस लोअर केस दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जनरल अबैव सिंटैक्स, अब दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं। एक एग्जांपल अभी उन्होंने दिखाई किस तरह लिखा हुआ होता है, अब एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं। अब इसमें कमेंट्स लिखा हुआ है, तो ये कमेंट से मतलब है एस्टेरिक। एस्टेरिक जब किसी भी लाइन के पहले लगेगा तो उसका मतलब होगा वो पूरी लाइन एक कमेंट होगी। कमेंट्स होल लाइन्स, मतलब जब भी एस्टेरिक किसी लाइन से पहले लग जाएगा तो वो पूरी लाइन कमेंट्स कहलाएगी। अब इस लाइन के अगर आगे एस्टेरिक नहीं लगा, बीच में अगर हमने ये डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे तो इसका मतलब इसके आगे से जो लाइन है वो कमेंट है। शुरू की लाइन वैसे ही है, आगे कमेंट है। अब टाइप आई, ग्लोबल वेरिएबल रिजल्ट, ये सब अभी भी रहता है, ये आगे आएगा। तो जो मेन चीज़ें हैं, ये कॉलन है तो ये राइट के आगे आएगा। जब हमने अपना सिंटेक्स लिखना होगा तो उससे पहले एक हेडिंग आएगी, तो उसके आगे हम ये कॉलन लगाएंगे। तो जो मेन काम है अभी एस्टेरिक का है और डबल कोटेशन मार्क का है। अब एडिशनल फीचर्स ऑफ अबैव सिंटेक्स, अभी पीछे हमने पढ़ा अपर एंड लोअर केस लग सकता है एक लाइन में, मतलब ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो इसमें अब एडिशनल बता रहे हैं कि स्टेटमेंट्स कैन एक्सटेंड बियॉन्ड वन लाइन, एक लाइन से ज़्यादा का स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। सेवरल स्टेटमेंट्स कैन लाई इन अ सिंगल लाइन, मतलब एक ही लाइन के अंदर हम काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ऑल्थो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये चीज़ मना की गई है इस सिस्टम के अंदर कि एक लाइन के अंदर ज़्यादा स्टेटमेंट्स ना लिखी जाएँ, लेकिन लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। लाइन्स दैट बिगिन विद एन एस्टेरिक, ये साइन आ गया एस्टेरिक का, इन द फर्स्ट कॉलम आर रिकॉग्नाइज्ड एज कॉलम लाइन्स, कमेंट लाइन्स बाय द अबव रन टाइम सिस्टम एंड आर इग्नोर्ड। अब इसका मतलब है जो भी लाइन एस्टेरिक से स्टार्ट होगी तो वो कमेंट लाइन कहलाई जाएंगी, उनको रिकॉग्नाइज कमेंट लाइन कहा जाएगा। और डबल कोटेशन मार्क इंडिकेट्स दैट द रेस्ट ऑफ अ लाइन इज अ कमेंट, इसका मतलब है कि जहाँ पे भी कोटेशन मार्क लगे हुए होंगे ये डबल, तो उसका मतलब है कि आगे की जो भी लाइन है वो कमेंट है, और वो ज़्यादातर इग्नोर कर दी जाएगी सिस्टम से ही। तो ये जो जो लाइनें मैंने आपके सामने हाईलाइट की हुई हैं ये बिल्कुल लाजमी हैं, और ये सवाल का ही जवाब होती हैं। पढ़ाऊँगा तो मैं आपको सारा ही जो जो इसके आगे पीछे है, लेकिन जो मेन लाइन हाईलाइट हुई है वो लाजमी लाइन है। सही, जो कमेंट जी। को अगर इग्नोर कर कमेंट है, जी इसे सिस्टम मतलब प्रोग्रामिंग में इग्नोर करता है। बिल्कुल, जैसे मतलब अगर प्रोग्राम के अंदर हम, जैसे हमने ये सिंटेक्स लिखा ना और ये हमने कमेंट लगा दिया, उसके आगे ये एस्टेरिक का साइन लगा दिया, तो वो लाइन खुद ब खुद जी इग्नोर जी। कर देगा सिस्टम, उसको प्रोसेस नहीं करेगा या बैक एंड पे ले जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा, जिस लाइन को प्रोसेस में नहीं लाना उसके साथ कमेंट लगा दे। हाँ, ये चीज़ हो गई कि चलो ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके आगे हम एस्टेरिक लगा देते हैं, तो ये सिस्टम के अंदर बार बार हमारे साथ नहीं चलेगी। सही है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब लगेगा तो वो अपने आप इग्नोर हो जाएगी। ठीक है। अब इधर कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन इन द वेब एडिटर, इसमें वही आई का साइन है, आई के साइन से हमने पढ़ा था F1, कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमें नहीं पता कि उसमें क्या लिखना है। अब जैसे ही एक लफ्ज़ लिखा हुआ है राइट, अब हमें नहीं पता हमने राइट में कौन सी चीज़ लिखनी है, तो हम राइट को टच करेंगे और F1 का बटन दबाएंगे तो वो ये सारी चीज़ें दिखा देगा हेल्प में कि राइट में आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। आपको वेब ओवरव्यू के अंदर भी मिल सकता है, टर्म मिल सकती है कोई, आपने एस्पेक्ट्स ढूंढने, ग्लॉसरी ढूंढनी या इंडेक्स खोलना है आपने, तो हमने अब वेब टर्म ढूंढनी होगी तो हम उसमें राइट चले जाएंगे, तो ये सिर्फ हेल्प के लिए F1 दबाया जाएगा।
ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वापस से आ गई है कि हम सिंटेक्स के अंदर भी हेल्प ढूंढ सकते हैं। अब अबैप एडिटर पे आ गए। पीछे हमने पढ़ा सोर्स कोड को एडिट करने के लिए अबैप एडिटर का इस्तेमाल होता है। तो अबैप एडिटर किस तरह हमें मिलेगा, इसमें सिर्फ वो चीज़ है, बाकी की चीज़ अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या कहलाता है। जैसे ये नंबर्स आ गए, इनको लाइन नंबर्स कहेंगे। इनसे आगे जो लिखे होंगे वो बुक मार्क्स कहलाए जाएंगे। इसी तरह जिस लाइन पे हम काम कर रहे होंगे वो ब्लॉक्स डेट कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब ये छोटे हो सकते हैं। ये एरोज लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ चेन लाइंस, मतलब ये सब अभी सिर्फ एक शो कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ होती है स्क्रीन के अंदर। और जिस लाइन पे हम काम कर रहे होंगे उस पर इस तरह की ब्लू लाइन मिल जाएगी और वो करंट लाइन कहलाएगी। तो आप चारों से मैं पूछता हूँ कि आप लोग ने कभी इस तरह की ये जो स्क्रीन अभी हम देख रहे हैं फ़ोटो, आपने कहीं देखी है ये? ये सर सर ये देखिए, विजुअल स्टूडियो वगैरह में भी इस तरह की कुछ होती है ना। सही, विजुअल सर स्टूडियो में सारे आपने देख ली। समीउल्लाह आपने कहाँ देखी है? सर जो कोड एडिटर्स होते हैं, चाहे कोई भी उठा लो, आजकल के जो मॉडर्न कोड एडिटर है, ठीक सब है, में इसी तरह का आता है। वो तो एडिटर्स हो गए, मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ कि आपने कभी पर्सनली इसको देखा है आपकी स्क्रीन पे? ये सर देखा है। किस तरह, कुछ एग्जांपल बताएं अपनी, आपने किस तरह इसको एक्सेस किया था? मैं इस तरह तो नहीं किया, बिल्कुल पार्टिकुलरली अलग अलग करके। हम्म। मतलब इस तरह क्या प्रोग्रामिंग देखी है, जिस तरह जैसे इंडिकेशन गिवन है, इस तरह की देखी है। अच्छा, मतलब आपने देखी, आपने खुद मतलब इस्तेमाल नहीं किया कि आप एरो दबाएं तो नीचे जाए, ये स्क्रीन आपने खुद नहीं देखी हुई पर्सनली? सर मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे अब ये फोटो है ना, आप इस तरह की अपने पास स्क्रीन एक्सेस कर सकते हैं कि आप इसके अंदर ये लाइन पे लिख सकें, आप बैक एंड का सारा कोड चेंज कर सकें या उसको इस्तेमाल कर सकें, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप ये कर सकते हैं या आपने कभी किया है? सर कोडिंग तो वैसे काफी सारी की है, लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ। मतलब बैक एंड का आपको इस तरह की स्क्रीन तो नहीं दिखी? नहीं। नहीं, चले वो ख़त्म। यासिर ने चलो विजुअल स्टूडियो से कहा, उनको दिखी होगी बिल्कुल। और आखिर में रह गए बाबर। आप बताएं, आपने कभी इस तरह की नहीं एक सर, मैंने नहीं स्क्रीन? देखी। तो इसकी एक सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर आप गूगल क्रोम पे कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, आप चले नहीं जाएं सर, कुछ मैंने भी। नहीं देखी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किस तरह देख सकते हैं। आप गूगल पे चले जाएं, कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी है, आप करें SAP सर्च कर लें, लॉइन कर लें, टाइगर कर लें, जो भी सर्च कर लिया। अब आप उसके बाद राइट बटन दबाएंगे तो उसमें सबसे आखिरी ऑप्शन लिखा हुआ आता है इंस्पेक्ट का। आप इंस्पेक्ट खोलेंगे, आपको ये पूरी स्क्रीन दिख जाएगी। लेकिन क्या है कि आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, आपको स्क्रीन बिल्कुल इसी तरह की दिखेगी। आप लोग चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, या जब हम सेशन एंड करेंगे तो आप चेक कर लेना और कल मुझे बताना कि आप लोगों को स्क्रीन दिखी या नहीं दिखी। ठीक है? सर इस तरह तो चेक किए वैसे, तो यही मैं पूछ रहा था ना कि इंस्पेक्शन में आपने की। कभी देखा है? इंस्पेक्ट करते हैं। तो यही मैं बता रहा था कि इस तरह की स्क्रीन बिल्कुल अवेलेबल होती है। आप कंट्रोल आई दबाएंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिख जाएगी। लेकिन क्या है, उस पर सारे लॉक्स लगे हुए होते हैं कि इसको कोई यस सर। चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये एग्जांपल उसकी आ गई हमारे पास कि यस सर। लॉजिकल लॉक्स लगे हुए होते हैं कि हम डेटा तो हमें सब दिखेगा लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ना हम फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं उसके अंदर जो ओरिजिनल गिवन है। हम अपनी स्क्रीन का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं लेकिन जो ओरिजिनल गिवन है बैक एंड पे वो नहीं कर सकते। तो ये सारा काम इसी तरह एडिटर का होता है, अब वेब एडिटर SAP के अंदर। ठीक है? सबको क्लियर हुई बात? जी। ठीक है। अब इधर है एक्टिवेशन ऑफ प्रोग्राम्स। अब हम लोग अगर कोई प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बना रहे हैं या हम वेंडर के लिए कोई नोट बनाना चाहते हैं कि हमें सामान वगैरह चाहिए, तो हम ठीक है अपना काम कर रहे हैं, हमने सब चीज़ें लिख दी। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है एक्टिव और इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है कि हमने अभी तक उसको 100% कंप्लीट नहीं किया, मतलब अभी भी उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं जो हमने काम करनी है। हम बाद में भी कर सकते हैं या थोड़ी देर में करें, इस तरह होता है, वो इनएक्टिव कहलाता है। जब हमारी तरफ से 100% हो जाए कि हाँ भाई ये प्रोग्राम जो मैंने कंप्लीट कर लिया है ये मैं आगे भेज सकता हूँ, तो उसको हम एक्टिव वर्जन करेंगे। तो उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं, हम राइट बटन दबाएंगे तो उसमें एक एक्टिव का ऑप्शन आता है और हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो पूरा जो होल सिस्टम हमारा चल रहा होता है SAP में, वो हर किसी के पास एक्सेस हो सकता है और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे ये होता है कि इनएक्टिव में बंदों को पता चल जाएगा भाई ये 100% सही चीज़ नहीं है, इससे थोड़ा बचा जाए।
और एक्टिव में ये होगा कि ये 100% क्लैरिटी है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव और इनएक्टिव का ये बात है। और इसमें मेन लाइंस क्या हैं? Whenever you create or change a development object and then save it, the system stores only one inactive version in the repository. repository हमने पढ़ा पीछे डेटाबेस के हिस्से होते हैं। तो जब भी हम कोई डेवलपमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको सेव करेंगे, अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया, हमने सिर्फ उसको सेव किया, तो सिस्टम अपने पास एक इनएक्टिव वर्जन भी उसका स्टोर कर लेगी। अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किया इसको। अब यू हैव एन एक्टिव वर्जन एंड इनएक्टिव वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेव हो गया तो उसमें दोनों वर्जन मौजूद हैं, हमारे पास एक एक्टिव वर्जन भी मौजूद है और इनएक्टिव वर्जन भी मौजूद है। When you complete object development, you have to activate the inactive version, editing version of the object. This version becomes the new active version of the object. अब इसमें यही कह रहे हैं कि जब हम अपने इनएक्टिव वर्जन से मुतमईन हो जाएं पूरे कि हाँ अब ये कंप्लीट हो गया, तो हम उसको एंड में एक्टिव कर देंगे और वो इनएक्टिव वर्जन एंड में जाके एक्टिव वर्जन हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि हम कोई भी वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, तो अब हमने एक दिन में जितनी भी एडिट कर ली, ठीक है, अब हम थक गए तो हम उसको बंद कर देते हैं, तो वो डिलीट नहीं होगी पूरी, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। कुछ ऐप्स होती हैं जो उसको ड्राफ्ट में सेव कर लेंगी, तो हम अगले दिन खोलें तो वो ड्राफ्ट में हमें वैसे ही वापस मिल जाती है। ये अभी तक हमने 100% तो नहीं कंप्लीट की, लेकिन क्या है, हमें ड्राफ्ट में वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो इनएक्टिव वर्जन कहलाएगी। अब हम उस पर दूसरे दिन काम करते हैं, चलें आज भी हम मुतमईन नहीं हुआ कि हमारा पीछे का गाना सही नहीं लगा या एडिटिंग सही नहीं हुई, टाइमिंग सही नहीं है, तो हम उसको दूसरे दिन फिर छोड़ देंगे, तो फिर वो ड्राफ्ट में वैसे ही सेव होगी जितना हमने उस पर काम किया है। तीसरे दिन हम फिर खोलेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे कि हमारी तरफ से पूरा हो जाएगा कि हाँ अब ये 100% सही है, अब मैं ये आगे अपने बॉस को दे सकता हूँ या अपने सिस्टम पे इसको डाल सकता हूँ, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो हम उसको सेव कर लेंगे। तो वो इस तरह ड्राफ्ट से अब सेव हो जाएगी कि हाँ ये अब उसकी डिवाइस के अंदर हार्डवेयर में सेव हो गई है और अब ये पूरी 100% करेक्ट है, तो वो एक्टिव वर्जन कहलाएगा। इस तरह ऐसे भी सिस्टम के अंदर भी इनएक्टिव और एक्टिव वर्जन का काम है। यूनिट 3 में इतना ही काम था। अब हम यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, फाइनलाइजिंग अ वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसी तरह अभी हमने पीछे पढ़ा क्रिएटिंग, तो अब फाइनलाइजिंग की बात हो रही है, उसमें क्या काम होता है। तो बाकी सब वही चीज़ है, फ़ोटोज़ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है अभी इसमें ऐसा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, व्हेन द रिक्वेस्ट इज़ रिलीज्ड ऑल द ऑब्जेक्ट लॉग दैट बिलोंग टू द रिक्वेस्ट आर रिमूव्ड। अब जब हम अपना काम 100% कर लेते हैं किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर, हमने कोई भी डेवलपमेंट रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट लॉक्स हमने लगाए हुए होंगे तो वो सारे हट जाएंगे। सिर्फ इतनी सी इसमें बात है। तो यूनिट 4 में सिर्फ सर एक लाइन, ऑब्जेक्ट्स लॉग क्यों लगाते हैं? अभी हमने पढ़ाया ना कि कोई मास्टर डेटा को चेंज ना करे, तो जब हम अपनी रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि दूसरा उसको चेंज करे जो सिस्टम चला रहा हो हमारे साथ, तो हम उस पर ऑब्जेक्ट लॉक्स लगाएंगे। तो जब हम उसको कंप्लीट कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट लॉक भी उसी के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो असेसमेंट की तरफ आ जाएं। तो हमने जो शुरू के 3 पढ़े थे, मैं वापस ओवरव्यू देखूंगा क्या आप लोगों को याद है या नहीं। तो बाबर आप बताएं, इसका पहले का ऑप्शन क्या क्या होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रेपोजिटरी। रेपोजिटरी में कौन से डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं चारों में से? सर मैं बताना? जी आप बताएंगे बाबर। सर प्रोग्राम्स और फंक्शन मॉड्यूल। ठीक है, बाकी दो में से है कुछ? नहीं सर, ये दोनों नहीं है। सोच लें, सर सोच रेपोजिटरी की लीजिए। बात हो रही है। जी जी सर, इसमें डेटाबेस सारी सेव होती हैं सर, ये पहले दोनों हैं। इसमें डी वाला भी है बाबर, डेफिनेशंस ऑफ डेटाबेस टेबल्स। सर डी वाला नहीं, पहले दोनों हैं सर। मैं कह रहा हूँ ना, अभी डेफिनेशन। हमने ये पढ़ा था, ये यासिर ने इसका जवाब दिया था पिछली सैटरडे को, पिछले संडे को। तो इसमें ऑब्जेक्ट नेविगेटर नहीं होता सिर्फ, कि वो एक अलग चीज़ है इसमें, बाकी ये 3 चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, मॉड्यूल्स भी होते हैं और डेटाबेस टेबल्स भी होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। समीउल्ला आप पे आते हैं सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब वर्कबेंच टूल इज़ यूज टू एडिट द सोर्स कोड। अब ऐप एडिटर। ठीक है, एक ही आंसर है इसका। यस सर। ठीक हो गया। यासिर आप बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग जी आर पैकेज टाइप्स। इनमें से कौन कौन से पैकेज टाइप्स हैं?
सर ये बी और सी है, सर मेन पैकेज डेवलपमेंट पे है। ठीक है, बिल्कुल सही। चौथे पे चलते हैं बाबर आपकी तरफ वापस, कि व्हेन जी इज द सर। ट्रांसपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर अ डेवलपमेंट रिक्वेस्ट ट्रिगर्ड। किस टाइम डेवलपमेंट रिक्वेस्ट ट्रिगर्ड होती है इन सब में से? सर व्हेन अ रिक्वेस्ट इज रिलीज्ड, डी। ठीक है, एक्टिवेट नहीं होगी क्या? नहीं सर, रिलीज सही है, ट्रिगर्ड। तो यह भी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जब हम रिलीज करेंगे तो वो जी ट्रिगर सर। हो जाएगी। whenever you create or change a development object and save it, इसका जवाब समझ आप दें। the system shows two inactive version in the repository। सर एक का बोला था कि एक इनएक्टिव वर्जन बोला था। हाँ, तो ये सही होगा या गलत होगा उनके हिसाब से जो गलत है। सवाल है? ठीक है, सिस्टम सिर्फ एक ही इनएक्टिव वर्जन सेव करेगा। यस सर। ठीक है, और एक एक्टिव हो जाएगा, एक इनएक्टिव, तो ये गलत है लाइन। या सिर आपकी तरफ आते हैं वापस, इनमें से कौन सा करेक्ट है वेब लैंग्वेज के हिसाब से? सर इसमें एक ए है, इनेबल मल्टी लैंग्वेज ठीक है। एप्लीकेशन। सर एसक्यूएल भी एक्सेस हो सकता है। ठीक है। और ये सर इट इज टाइप्ड। ठीक है, सी वाले में क्या चीज़ है? सर ये तो प्लेटफॉर्म है ना, डिपेंडेंट। तो तो ये क्या तो ये हो सकती है? नहीं नहीं होगी सर। तो ये क्या चीज़ इंडिपेंडेंट है इसमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म। सही है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से पूरा काम अपना कर सकती है, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ए बी और डी है इसका आंसर। 7 पे वापस बाबर आपकी तरफ आ रहे हैं। अबैप ऑब्जेक्ट्स इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट इन द अबैप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या जो अबैप के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं या नहीं? ओरिएंटेड है, ट्रू। ट्रू है। ठीक है। समीउल्लाह, हाउ डू यू इंक्लूड कमेंट लाइंस? कमेंट लाइंस को हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं? बी और ये सर बी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही है, बी। इन द लाइन विद एन एस्टेरिक। सर एंड भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं मतलब। आपने ये देखना है कि इंक्लूड कमेंट लाइंस किस तरह पढ़ेंगे। हमने एंड की तो अभी तक पढ़ी नहीं है चीज़। नहीं एंड की नहीं पड़ी तो सर बी, सिर्फ बी है। ठीक है, अब ये हमारा एस का है, तो इसमें देखें रेडियो बटन्स नहीं बने हुए। हम इसमें 2-3 कर सकते हैं, लेकिन अगर एस का अपना होगा तो उसमें हो सकता है रेडियो बटन्स हो जिसमें हम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम पे, तो कन्फ्यूजन से बच सकते हैं उस सिस्टम में। लेकिन अभी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये आप लोग ने गौर से पढ़ना है कि हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी एस्टरिक स्टार्ट में होगा लाइन में, वो तब कमेंट कहलाई जाएगी। एंड में हम उसको करेंगे तो उसका वजूद ही नहीं है ना कोई, वो तो फिर उसके आगे से कमेंट होगा। तो सिर्फ इसका बी आंसर है। ठीक है, या सर आपकी तरफ आ जाएं। आफ्टर अ प्रोजेक्ट एम्प्लॉय कंप्लीट्स द रिक्वायर्ड डेवलपमेंट टास्क, ही और शी शुड डू द फॉलोइंग। क्या करेगी वो इसमें जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? सर ये बी वाला होगा ना, रिलीज द टास्क विद इन द चेंज रिक्वेस्ट। ठीक है, और कोई है इसमें या नहीं? नो सर। ठीक है, ये देख लें बाबर, रिपोजिटरी में ये 3 चीज़ें होती हैं: प्रोग्राम्स, फंक्शन मॉड्यूल्स और डेफिनेशंस ऑफ डेटाबेस टेबल्स। ये ठीक है। ठीक है, ये 3 चीज़ें रिपोजिटरी में होती हैं। अब वेब एडिटर सही है जवाब बिल्कुल, पैकेजेस भी बिल्कुल ठीक हैं, और ये व्हेन द रिक्वेस्ट इज रिलीज्ड भी ठीक है। ये हमने सबसे अभी एंड में पढ़ी थी चीज़। ठीक है, तो इनएक्टिव वर्जन्स की बात भी सही है कि सिर्फ एक इनएक्टिव वर्जन सेव होता है रेपोजिटरी में। इसी तरह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होती है। सही हो गया ये भी। बाबर आपका जवाब भी ठीक है। एस्टरिक लाइन भी ठीक है समीउल्लाह आपकी, कि सिर्फ स्टार्टिंग में जो लगेगी वो कॉलम कमेंट लाइन कहलाएगी। और आखिरी में ठीक है, रिलीज द टास्क विद इन द चेंज रिक्वेस्ट। तो ये सही था सबका। 9 की तरफ चलते हैं, बेसिक एपएप लैंग्वेज एलिमेंट्स। अब हमने ऑब्जेक्ट एलिमेंट्री डेटा ऑब्जेक्ट्स बताने के जो स्टार्टिंग के होते हैं वो किस तरह के होते हैं। डेटा टाइप्स एंड डेटा ऑब्जेक्ट्स। अब ये डेटा टाइप्स कहला रही हैं कि वेब प्रोग्राम के अंदर किस तरह के डेटा टाइप्स कहलाते हैं। अब ये हो गई डेफिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट फील्ड्स, मतलब एक सिर्फ सिंगल डेटा
दूसरा हो गया डेफिनेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स, ये सिंगल के बजाय पोर्शंस में होगा लेकिन कम होगा, टेबल्स नहीं बने होंगे, सिर्फ एक सीधी लाइन में काफ़ी सारा इसका डेटा मौजूद होगा। और ये तीसरा है टेबल्स में, ये ऊपर वाली अलग है और ये नीचे वाला एक सीन अलग है, ये इन्होंने डायरेक्ट ही तीनों को रख दिया है कि ये सिंगल डेटा है, ये लाइन डेटा है और ये टेबल डेटा है। तीन चीज़ों से डेटा स्टोर होता है। अब सब रूटीन और मेथड ये आगे जाके पढ़ेंगे, काफ़ी जल्दी लफ्ज़ आए इसमें, तो ये भी डेटा के अंदर ही शुमार होंगे। और डेटा इस तरह का सेव होता है, ये सबसे अंदर डेटाबेस है कि इसमें एक छोटा सा डेटा है, एक लाइन का डेटा है और एक टेबल्स के हिसाब से डेटा बना हुआ है। उसके बाहर भी काफ़ी सारा डेटा मौजूद होता है, जिसमें भी सिर्फ इन्होंने इंटरफेस का डेटा हमें दिखाया है जो फंक्शन मॉड्यूल का है। तो वो होते हुए आखिर में डेटा के अंदर ही जा रहे हैं डेटाबेस में। इसी तरह इधर भी डेटा मौजूद होगा कोई, इधर भी, और पेंटागन की शेप में, ये कंफर्म है कि ये पेंटागन की शेप में होता है। अब इसमें जो चीज़ है वो है कंप्लीट अबैप स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, के मतलब कौन से अबैप के जो डेटा टाइप्स हैं वो कंप्लीट हैं और कौन से इनकम्प्लीट हैं। तो कंप्लीट में कौन कौन से आते हैं, इसमें डी, टी, आई, एफ स्ट्रिंग, एक्स स्ट्रिंग और डेसिमल फ्लोट 16 और डेसिमल फ्लोट 34। अब ये इनके नाम हैं। अब इनसे मुराद क्या, डी से मुराद है डेट। अब कंप्लीट पढ़ने से यही होता है कि एक चीज़ कंप्लीट है तो डेट हमेशा कंप्लीट ही होगी, कि उसके ईयर्स जो होंगे उसमें 4 ही होंगे, मंथ्स 2 ही होंगे और हमेशा डेट भी 2 के अंदर ही कंप्लीट होगी, वो 3 या 4 पे नहीं हो सकती। तो इसकी हमेशा लेंथ 8 पे फिक्स रहेगी। तो इसका जो सिंबल है वो डी है, ये कंप्लीट में आता है। अब इसी तरह टी है, टाइम है, वो भी हमेशा फिक्स रहेगी 6 डिजिट्स के अंदर, उसकी जो लेंथ होगी वो 6 होगी। कि जो घंटे हैं वो 1 से लेके 24 तक चले जाएं तो वो 2 के अंदर ही रहेंगे, वो 100 150 नहीं हो सकते, वो 24 घंटे अंदर ही रहेंगे। इसी तरह मंथ्स हैं, वो 1 से 12 में होंगे और सेकंड्स 1 से लेके 60 में। तो लेंथ इसकी 6 हो गई, ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आई से है इंटीजर। अब इसमें है ईदर 4, मतलब 4 इंटीजर्स का इस्तेमाल किया जाए या 8 का, तो ये भी सिस्टम का है। और एफ से है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसमें भी 8 फिक्स हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो अभी डी और टी की एग्जांपल साथ में दी हुई है, इन दोनों का जो नहीं बता रहे तो मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है। लेकिन इसमें स्ट्रिंग और एक्स स्ट्रिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये एसएपी के जो फाइनल पेपर है उसमें ये आएगा सवाल। तो ये आप लोग ने लाजमी याद रखना है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट में फ़र्क रखना है कि कौन से हैं ये। इसी तरह स्ट्रिंग जो है वो टाइप और डायनेमिक लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, और एक्स स्ट्रिंग सीक्वेंस के अंदर है हेक्साडेसिमल, मतलब 16 नंबर जिसके अंदर होते हैं उसको हेक्साडेसिमल कहा जाएगा। अब डेसिमल फ्लोट, मतलब फ्लोट को इसके साथ मिक्स कर दिया 16 डिजिट्स के अंदर और 34 डिजिट्स के अंदर। अब इसमें हैं क्या कि परसेंटेजेस के ला सकते हैं इसके अंदर, के परसेंटेजेस हों और आगे उसके डेसिमल्स लगे हुए हों। नंबर्स विद मेंटेसा एंड एक्सपोनेंट ईदर लेंथ 8 बाइट्स विद 16 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब पॉइंट्स के जो आगे लगे हों, जैसे 30.1 2 4 6 इस तरह का हो। जब बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें तो पॉइंट्स काफ़ी मायने रखती हैं इस तरह। और इसी तरह 34, मतलब डेसिमल्स आगे हम 34 प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं। डेसिमल फ्लोट 16 और डेसिमल फ्लोट 34। तो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट टाइप्स हैं डेटा की। अब इनकम्प्लीट अबैव स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के हैं सी, एन, एक्स और पी, ये तीनों हैं, इनका भी सवाल लाजमी आएगा एक। सी से मुराद है करेक्टर स्ट्रिंग्स फॉर विच द लेंथ इज़ टू बी स्पेसिफाइड। अब हमें करेक्टर से मुराद है किसी का नाम हो गया। अब नाम हम नहीं कर सकते कि हर बंदे का नाम 5 डिजिट्स के अंदर ही ख़त्म हो जाए। उस्मान है 5 डिजिट्स में ख़त्म हो गया, बाबर है, लेकिन अब किसी का नाम समीउल्लाह है तो वो 5 से ज़्यादा है, तो हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो ये सामने वाले स्पेसिफाई करेगा। तो सी से मुराद है करैक्टर स्ट्रिंग। अब इसके बाद है नुमेरिक। नुमेरिक का भी हम नहीं कर सकते कि कोई 1 लिखे 2 लिखे। उम्र कितनी होती है लोगों की, तो सबकी 18 साल नहीं होती, किसी की 24 भी होती है, किसी की 28। तो इसी तरह ये भी इनकम्प्लीट है, हमें इसका नहीं पता। फिर एक्स है, इसका मतलब है बाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब दूसरा सीक्वेंस चल रहा है, चौथा पांचवा, ये भी हमें नहीं पता सीक्वेंस का। और फिर है पी, तो ये वापस से ऊपर से ही आ रहा है, लेकिन अब ये फैक्ट नंबर के अंदर है कि इसमें भी वही चीज़ है कि परसेंटेज और उसके आगे डेसिमल्स वो भी हमें नहीं पता होते, तो ये भी इनकम्प्लीट में ही जाएगा। फॉर विच द लेंथ इज टू बी स्पेसिफाइड इन द डेफिनेशन ऑफ अ फैक्ट नंबर द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स माइट ऑल्सो बी स्पेसिफाइड। डेसिमल पॉइंट्स की बात आ रही है इसमें भी। अब वापस से इन्होंने हमें एक
जो हमारा ये स्टेटमेंट्स हैं, फिर से इसकी एक झलक दिखाइए कि ये किस तरह के। अब लोकल डेटा टाइप किस तरह का है, तो अब इसमें जो टीवी है इसका भी कोई फुल फॉर्म नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर पी एन का भी पढ़ा था, उसका भी फुल फॉर्म नहीं था, तो इसमें टीवी का भी फुल फॉर्म नहीं है, ये टाइप कहलाती है। टाइप सी, टाइप, फिर आगे टाइप सी और लेंथ 8। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था सी का, तो सी का मतलब था करेक्टर। तो जब हम कोड कर रहे होंगे तो उसमें हमने लिखा टाइप सी, मतलब इसमें किसी के नाम आएंगे। तो उसकी हमने लेंथ 8 पे फिक्स कर दी कि 8 के अंदर ही अंदर उसका नाम आए, तो फिर उसका मतलब है कि वो एक नाम ही अपना रख सकता है। फिर अगले में उसमें लिख रहा है टाइप्स टी वी एन। एन का मतलब न्यूमेरिक हो गया, तो उन्होंने न्यूमेरिक की लेंथ रख दी 5 के, मतलब 5 डिजिट्स के अंदर अंदर ही उसने जो भी लिखना है वो लिखेगा। अब आखिरी में आ रहा है टी वी पी, मतलब इसमें आ गया पैक नंबर। तो पैक नंबर की उसने लेंथ रखी 3 और डेसिमल के नंबर रखे 2, मतलब 3 डिजिट्स वो लिख सकता है और पॉइंट्स के आगे वो 2 डिजिट लिख सकता है। तो इस तरह ये डी सर कोड ये हम करेंगे। जी। सर ये टीवी क्यों यूज करते हैं सर, मतलब इसका क्या टाइप, मतलब है? इसको टाइप कहेंगे। टाइप सी, टाइप। टाइप एन और टाइप पी। सर ये मतलब कोडिंग लिखने के लिए पूरी लिखने होंगे, मतलब जी पीछे ये, टाइप्स लिखकर आगे टीवी स्पेस सी हाँ ये टाइप। जो कोडिंग है ये हमें पूरी लिखनी पड़ेगी। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, ये हमने पूरा लिखना पड़ेगा, हमें उसका टाइप भी बताना पड़ेगा और उसकी लेंथ भी बतानी पड़ेगी। तो ये हमें पूरा और सर लिखना ये पड़ता है। सर ये टीवी से आगे स्पेस लगानी ये, या ये अंडरस्कोर जी, मतलब ये ये लाइन स्पेस है, ये अंडरस्कोर सिस्टम के अंदर आती है। जब हम स्पेस दबाएंगे तो उसकी जगह अंडरस्कोर शो होगा। ठीक है सर। और सर इस टाइप एन टाइप मतलब इसमें स्पेस देकर आगे जो दरमियान में जगह है, इसमें भी स्पेस आएगी इस। नहीं, वो समझाने के लिए लिखा हुआ है। कोड इसमें सिर्फ ये है, ये उसके अंदर बॉक्सेस ही बने हुए होंगे ना, जैसे डायलॉग अच्छा बॉक्स होंगे, तो हमने उसके अंदर ये शो हो जाएगा, लेकिन हमने सिर्फ लेंथ पुट करनी होगी। हमने ये चीज़ लिख के एंटर की तो वो हमसे टाइप ठीक। पूछेगा, हम एन दबा देंगे, फिर हमसे वो लेंथ पूछेगा तो हम 5 दबा देंगे। तो ये चीज़ हमने खुद ठीक उनको है सर। बतानी है। ठीक है। ठीक तो जो ठीक है मेन सर। कोड है वो उसके अंदर ये 3 लफ्ज़ों का है, टी वी स्पेस पी, फिर टी वी टाइप। सही है। जी ठीक है सर। तो अब ये हो गया लोकल डेटा टाइप कि लोकल डेटा किस तरह का होता है, तो हमने उसको बता दिया कि इसको किस तरह हम पढ़ेंगे और इससे मुराद क्या होता है। तो अभी हमने ऊपर सी एन और पी के बारे में पढ़ा था, ये उसी का वापस से लिखा हुआ है। ये रहा सी, ये रहा एन और ये रहा पी। ठीक है। अब आ रहे हैं ग्लोबल डेटा टाइप्स पे। अब हमने सबसे पहले पेज पे इसका यही पढ़ा था कि एक छोटा बॉक्स बना हुआ है, फिर एक लाइन बनी हुई है और एक टेबल बना हुआ है। तो डेटा एलिमेंट से मुराद है सिर्फ छोटा सा डेटा एलिमेंट किसी एक चीज़ का। स्ट्रक्चर से मुराद है कि एक ही सिस्टम के अंदर उनकी चीज़ें हैं। जैसे एक एप्लीकेशन की डेटा काफ़ी सारी मौजूद है, तो वो इस तरह की होगी कि एक लाइन के अंदर उसको स्टोर कर दिया जाएगा। सबसे पहले सिस्टम आ गए, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन आ गई, सी एल एम पी एल एम कोई भी हो गई, फिर पी एल एम का ही डेटा अंदर मौजूद है। इस तरह टेबल टाइप में यही है कि टेबल के हिसाब से हमने सारा डेटा स्टोर कर लिया, तो ये बड़ा डेटा हो गया। तो इन ग्लोबल टाइप्स 3 किस्म की हैं, डेटा एलिमेंट, स्ट्रक्चर और टेबल टाइप। 3 तरीक़ों से डेटा स्टोर होता है। ये वापस से वही चीज़ें आ रही हैं जो हमने अभी पढ़ी, टाइप्स इनकम्प्लीट और ये कंप्लीट टाइप्स, इसमें भी कुछ है नहीं। तो डेटा टाइप्स की कैटेगरीज 3 किस्म की हो गई, बिल्ट इन, लोकल और ग्लोबल। बिल्ट इन से हमारा जो एसएपी खुद प्रोवाइड करेगा, जो पहले से ही मौजूद होंगी। लोकल जो हम करेंगे, और ग्लोबल जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकती है वो चीज़। अब हमारे इधर फुल फॉर्म इधर दिखा रहे हैं ये लोग, पर्पस क्या है। प्रोग्राम ग्लोबल टाइप और लोकल टाइप, मतलब इसकी टीवी की फुल फॉर्म कोई भी नहीं है, नो डिस्टिंक्शन, तो हम इसको टीवी ही पढ़ेंगे। अब इधर है प्रोग्राम ग्लोबल वेरिएबल, मतलब जी और वी का मतलब है ग्लोबल वेरिएबल, और आखिरी में एल और वी का मतलब है लोकल वेरिएबल। तो इन्हें ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा जाएगा और इसको लोकल वेरिएबल, लेकिन टीवी को टाइप पढ़ा जाएगा कि उसकी कोई फिक्स नाम नहीं रखा है इन्होंने, तो उसको टाइप कहलाया जाएगा। अब इधर टाइप्स आ गई, मतलब टीवी परसेंटेज, हमने परसेंटेज पे काम करना है। टाइप आ गई पी, पी से मुराद पैक नंबर हो गए, जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं, ये उसका कोड दिख रहा है हमें। फिर उसमें हमने लेंथ रखी 3 और डेसिमल आ गया उसका 2। तो परसेंटेज के अंदर इसी तरह परसेंटेज बन सकती है 132.66। तो ये डी कोड हमने इस तरह इसका पीछे कोड बनाना है।
अब ग्लोबल वेरिएबल परसेंटेज की उसी तरह आ गई, टीवी कर दिया हमने, वापस से इसको लिख दिया नीचे, हमें ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर इसी तरह नंबर 1 टाइप आई। अब आई का मतलब पीछे भी हमने पढ़ा, हेल्प वगैरह से होती है, तो F1 इससे मुराद हो जाएगी। और आगे उसकी वैल्यू हमने 17 तक रख दी कि 17 के अंदर अंदर लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें भी इसी तरह। अब सिटी आ रही है इसमें कि हम सिटी के हिसाब से जो लेंथ रखना है 15 रखना है। ये नीचे डब्बे देख रहे हैं, ये बनते जाएंगे। तो हमने सिटी की लेंथ रख दी 15, कि ज़्यादा से ज़्यादा भी जो बड़ा नाम होगा वो 15 के अंदर ही अंदर आ जाएगा। कराची आ गया तो 5-6 बॉक्स ले लेगा, लाहौर आ गया वो 5-6, इसी तरह इस्लामाबाद। तो जितनी लेंथ रखनी थी हमने उसकी 15 तक रख दी। अब ये तो ये चेंज भी हो सकती है, मतलब 15 से अगर 20 रखनी हो या 10 रखनी रख हो। सकते हैं ना, वो यही कोड दिखा रहे हैं कि हम किस तरह उस कोड को लिख सकते हैं। 15 से हम ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। जब हम मैट्रिक ठीक। के या फर्स्ट ईयर के हमारे पास पेपर्स आते हैं तो उसमें भी हमारे पास बॉक्स डिफाइन होते हैं, हम उसके अंदर ही लिख सकते हैं, हम उससे आगे नहीं लिख सकते, तो हम उसको बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ऑप्शन है कि हमें कितने बॉक्सेस प्रोवाइड करने हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है। अब उमर जी के लिए ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉक्स ही देंगे कि 1 से लेके 99, और हद मार ली तो हम 3 दे देंगे कि 100 और 101 भी इस्तेमाल कर सके, लेकिन जो एवरेज होगी वो 2 बॉक्सेस लोगों के लिए काफ़ी होंगे। इस तरह हम लेंथ को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें CARR ID और CONN ID, इसका मतलब है कैरियर आईडी और इसका मतलब है कनेक्शन आईडी। मतलब क्लाइंट की आईडी हो गई और वो किस सर्वर से कनेक्ट है उसकी आईडी हो गई। तो ये SAP के सिस्टम की चीज़ है, ये हमारे हाथ में नहीं होगी। जो हमारे हाथ में थी वो हमने ये बॉक्सेस डिफाइन करने थे, वो सारे हमने आपको बता दिए वो किस तरह हम करेंगे। ठीक है। अब यूजिंग बेसिक अबैप स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करने का तरीका, वैल्यू असाइनमेंट्स। अब इसमें अब इस तरह ये पूरा लिखा है तो अब हम इसको पढ़ सकते हैं और हमें इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। अब इसमें एक GC लिख दिया तो हो सकता है ये ग्लोबल कांस्टेंट का लफ्ज़ हो, तो ये आगे हमें शायद फुल फॉर्म इसकी बता दे, खुद से हमने बना ली। अब QF का हमें नहीं पता तो हम उसको छोड़ देंगे कि हमें नहीं पता। अब टाइप S कैरियर ID और वैल्यू हो गई QF। तो ये इस तरह का इन्होंने सिंटेक्स दे दिया हमें। अब कैलकुलेशंस एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, इसमें साथ साथ हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इस तरह हो सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल के साथ हम डिवाइड करते हैं 100 को, फिर उसको हम स्लैश के साथ गिवन मैक्स। तो हम ये सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैलिड ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन और DIV और मॉड, तो ये चीज़ें भी स्टेटमेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं।